डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईज क्लास पे स्वागत है। और ये है क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज नंबर 4। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3 पढ़ा, जिसमें मैंने सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 में 2 अलग अलग चैप्टर को कवर किया, लेकिन सीरीज नंबर 3 में और 4 में केवल एक ही चैप्टर को कवर कर रहा है, जिसका नाम है आब्यू। देखो यार, ये जो सीरीज आब्यू चैप्टर है, इसके जो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी थे, इसलिए इसको मैंने 2 वीडियो में कवर कराया है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी सीरीज पढ़ाए जा रहे हैं क्लास 12 के, अगर आप सारे सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आप मैथ में, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो 100 में 100 नंबर ला सकते हो। लेकिन पढ़ने में अगर आप थोड़ा वीक हो तो मैथ में 100 में 80 70 तो ला ही सकते हो। पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सीरीज के 17-18 वीडियो, उस सारे वीडियो को आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो यार आज 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था? तो रीजन यार तो ही था। पहला रीजन ये था कि जो हमारे ये दांत है ना, ये बहुत तेज दर्द कर रहा था। ये पहला रीजन था, और अभी भी दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहला रीजन था। सेकंड रीजन ये था यार कि नेट की बहुत प्रॉब्लम थी। नेट पूरी तरीके से मेरा खत्म हो गया था। अभी हमारे पास नेट नहीं है, 1.5 GB वाला नेट है, लेकिन 23 तारीख को मैं लगा रहा हूँ वाईफाई, और वाईफाई लग जाने के बाद मैं आप लोगों को सारी चीजें लाइव पढ़ाऊंगा। ये जो सारे पार्ट चल रहे हैं, सारे पार्ट लाइव कवर करूंगा, और लाइव कवर करने में मुश्किल से 4 या 5 या बहुत लगेगा तो 8 दिन लग जाएगा या 10 दिन लग जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, सारे ये खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो जाने के बाद यार जो मैथमेटिक्स बचा हुआ है सब लाइव आके फटाफट उसको हम कवर करा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम लाइव पढ़ेंगे तो इस अगले महीने के 15 तारीख तक, 15-20 तारीख से सारे मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे। उसके बाद जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी कवर कराएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। देखो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी को आप पढ़ लो, क्योंकि यार मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, क्योंकि उसका अपना मेन चीज, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स में तो ये नहीं कि यही क्वेश्चन देगा, लेकिन अन्य जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीजें पहले से फिक्स होती है, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा, तो वहां पर मैं आपको बता सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आप पढ़ लो तो आप मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास हो जाओगे। ठीक है, तो पास होने के लिए यानी कि वहां भी जैसे यहाँ पे 100 में 80 नंबर लाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे वहां पे 70 में 50-60 नंबर लाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँगा। ठीक है, और बाकी हिंदी के उसमें भी अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो उस पर भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो बताइए इसके पहले के सारे सीरीज आपको कैसे लगी। अगर आपको वो सीरीज अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको सीरीज पसंद आएगी तभी मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब है, वरना कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आब्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आब्यू में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था, बस सिर्फ एक चीज बचा हुआ था, इसको बोलते हैं प्रतिलोम आब्यू, यानी इनवर्स मैट्रिक्स। और यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछ ही लेता है यार। कहता है कि ये आब्यू ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इतना इसका प्रतिलोम आब्यू निकालो। ठीक है, या कहता है व्युत्क्रम आब्यू निकालो, क्योंकि इसी प्रतिलोम आब्यू को बोलते हैं व्युत्क्रम आब्यू। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछता है, इसलिए हमको यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था कि इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए, जिससे आपका ये सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रतिलोम आब्यू है इसको बोलते हैं व्युत्क्रम आब्यू। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे मान लो कोई आब्यू ए इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आब्यू ए इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, और अगर ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आब्यू निकालोगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं ए इनवर्स। ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आब्यू क्या होता है? ए इनवर्स होता है। वैसे सेम बी का प्रतिलोम आब्यू क्या होता है? बी इनवर्स होता है। सी का जो प्रतिलोम आब्यू होता है वो क्या होता है? सी इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये तो रह गया प्रतिलोम आब्यू को क्या बोलते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको निरूपित करते हैं, अभी हम लोगों ने ये सीखा। लेकिन यार जो प्रतिलोम आब्यू है उसको निकालने के 2 मेथड है। जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं सहखंडज विधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड, सहखंडज विधि। और जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। तो ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ थोड़ा लेंदी है। मतलब क्या है कि वैसे नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट तो हर कोई समझ जाता है, पर ये हर बंदे को समझ में नहीं आती है। लेकिन यहां पर बिल्कुल इसको हम एकदम पानी बना देंगे यार। ठीक है, और ये तो पानी बिल्कुल बना है पहले से, तो दोनों एकदम पानी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सहखंडज विधि द्वारा किसी आब्यू का व्युत्क्रम आब्यू कैसे निकालते हैं। फिर पढ़ेंगे
प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शाखंडक विधि द्वारा कैसे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। चलो चलते हैं, देख लेते हैं। देखो यार, पहले तो मैं आपको ये बता कि जिसको प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं वो हम तभी निकाल सकते हैं जब वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह हो, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह निकाला जा सकता है। अगर वो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका हम प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब जैसे ये जो आव्यूह ये इसके टू इतना दिया हुआ है, ये एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसका क्रम दोनों पंक्ति और वर्ग क्या होते हैं, पंक्ति और स्तंभ सेम सेम होते हैं, उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसकी पंक्ति भी दो है, इसका स्तंभ भी दो है, यानी वर्ग सॉरी पंक्ति इज इक्वल टू क्या, स्तंभ, तो इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह हो। और वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका व्युत्क्रम हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखो किसी भी आव्यूह का, वो भी शाखंडक विधि द्वारा अगर हमको व्युत्क्रम फाइंड करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a, वो भी ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये मोड में है, पर एक्चुअली ये मोड नहीं, ये साडिक। साडिक माने होता है डिटरमिनेंट। अगर मान लो ये आव्यूह ये इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और मैं कह दूं इस आव्यूह का साडिक क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए साडिक। और इसी चीज को सेम लिखेंगे क्या, इसको हटाएंगे, ये आव्यूह का चिन्ह इसको हटा देंगे और हटाने के बाद यहां पर लग जाएगा साडिक का चिन्ह। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है तो आव्यूह से हम उसके साडिक का मान फाइंड कर सकते हैं। अब साडिक की देखो एक खास बात क्या होती है, देखो आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, 2x3, 4x3, किसी भी क्रम का हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें साडिक की, तो साडिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो किसी भी क्रम का हो सकता है। साडिक हमेशा सेम क्रम का हो सकता है, यानी 2x2 का क्रम का हो सकता है, 3x3 के क्रम का हो सकता है, 4x4 के क्रम का हो सकता है, यानी उसकी पंक्ति और उसका जो स्तंभ होता है वो सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे ये एक साडिक है, साडिक क्यों है, क्योंकि देखो इसकी पंक्ति भी 2 है, इसका स्तंभ भी 2 है, तो पंक्ति और स्तंभ सेम रहेंगे तभी वो साडिक बन सकता है। और एक चीज सीख लो कि साडिक में पंक्ति और स्तंभ सेम होते हैं। ठीक है, पर साडिक को हल कैसे करते हैं, जैसे ये जो साडिक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x2 क्रम का, तो इस साडिक को कैसे हल करेंगे, और जब 3x3 का दिया रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे। और हमको हमारे मैथमेटिक्स में आगे जब हम साडिक पढ़ेंगे तो हमको 2 प्रकार के साडिक को सॉल्व करना रहेगा। पहला 2x2 क्रम वाला, और दूसरा 3x3 क्रम वाला, और 4x4 क्रम वाला, 5x5 क्रम वाला, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही हमको कभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2x2 का क्रम और 3x3 का क्रम। ये दोनों क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्रम क्या है, 2, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ क्या है 2, तो 2x2 क्रम का है। सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौक क्या आएगा 20, और बीच में लगा दो माइनस और घटाओगे तो क्या आएगा -2, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई -2 आ गई। और ये जो साडिक था, इस साडिक का यही हो गया विस्तार। ठीक है, लेकिन अगर यही क्रम 2x2 का ना हो के 3x3 का होता तब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास साडिक है 3 4 8, 1 2 3 4 3 2। अब मान लो ये एक साडिक है और मैंने आपको पहले बताया कि साडिक को मोड में करके निरूपित करते हैं। ये साडिक का चिन्ह होता है, लेकिन ये किसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है आव्यूह का। तो अगर कोई साडिक 2x2 क्रम का है तो उसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अगर कोई साडिक 3x3 क्रम का है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, जब भी कोई साडिक 3x3 का क्रम का हो तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो उसका विस्तार करते हैं, और विस्तार करने के लिए हम किसी भी पंक्ति को लेकर के या किसी भी स्तंभ को लेकर के उसका हम विस्तार कर सकते हैं। यहां पे क्या सीख रहे हो कि अगर कोई साडिक दिया हुआ है तो उसका देखो साडिक का विस्तार किया जाता है। जैसे इस साडिक को जो मैंने सॉल्व किया, इस साडिक का इसको बोलते हैं विस्तार करना। ठीक है, तो अगर साडिक 3x3 का है तो हम किसी भी पंक्ति को चाहे इसको किसी भी स्तंभ को, चाहे इसको लेकर के उसका हम विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे मैक्सिमम केस में आप इसी का लेकर के विस्तार करो तो बढ़िया होगा। वैसे आप किसी का लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब विस्तार करने के लिए मान लो इसको लेकर के विस्तार करना है तो यहां पे लिखोगे क्या 3 लिख दिए, फिर क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे 4। ठीक है,
इसके बाद एक बार इस 3 को यहां पर लिखा गया है तो क्या करोगे, 3 के सामने इस पूरे को, इस नीचे वाले को काट दोगे और काटने के बाद ये जो दिख रहा है ना इसको यहां पर उतार दोगे। क्या दिख रहा है, 2 3 3 2। तो सारणिक में ऐसे लगा दोगे 2 3 3 और 2, ऐसे बंद कर दोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। अब देखो यहां पर ये 1 है, ये पूरा उड़ाओगे, ये पूरा उड़ाओगे और ये पूरा उड़ाने के बाद 4 8 3 2 दिख रहा है ना, तो यहां पे लिखोगे 4, फिर लिखोगे 8, फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 2। फिर यहां पे 4 उतारे हो तो इसके नीचे इसको उड़ाओगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। उसके स्तंभ को गायब कर देना है, उसके पंक्ति को गायब कर देना है। फिर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 4 2 8 3, तो इसको लिखो 4 2 8 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊं। देखो जैसे यहां पर 3 लिखा गया है ना, तो देखो 3 जो है उसकी पंक्ति क्या है, उसका स्तंभ क्या है। तो अगर हम 3 का पंक्ति और स्तंभ देखेंगे तो 3 की पंक्ति क्या है 1 और स्तंभ क्या है 1, तो 1 क्या होता है 2 होता है ना। जब जोड़ने पे सम आए तो उसके पहले क्या लगाते हैं प्लस, लेकिन जोड़ने पे अगर विषम आए तो उसके पहले क्या लगाते हैं माइनस। अब अगर हम इस 1 की बात करें तो 1 की पंक्ति क्या है, तो पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ क्या है, स्तंभ है 2, तो 2 1 कितना आ गया 3 और 3 विषम है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। 4 पंक्ति क्या है 1, स्तंभ क्या है 3 और 1 कितना हो गया 4 एक सम संख्या है और सम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाओगे प्लस लगाओगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात समझ पा रहे हो ना, तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद ये देखो ये जो सारणिक दिख रहा है ये 2 × 2 क्रम का दिख रहा है, ये भी 2 × 2 क्रम का दिख रहा है, ये भी 2 × 2 क्रम का दिख रहा है। और किसी भी 2 × 2 क्रम वाले सारणिक को सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता है। चलो अगर नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं, यहां पर लिख लो 3 और ये सारणिक का चिन्ह है 2 दूना है 4, थोड़ा इसको हटा के छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, 2 दूना है 4 3 त्रिक का 9 और बीच में लगा देते हैं माइनस। यहां पर माइनस है -1, 4 दूना है 8 त्रिक 24 और बीच में क्या लगाते हैं माइनस। यहां पर प्लस है तो प्लस कर दो, यहां पर 4 है 4 कर दो, 4 तिया है 12 और 8 दूना है क्या 16 और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद 9 में से 4 गया -5 और -5 × 3 क्या आएगा -15। 24 में से 8 गया -16 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +16 करने में 16 में से 12 जाएगा -4 और -4 × 4 क्या आएगा -16। -16 से -16 गया और ये क्या आ गया -15। इस सारणी का विस्तार करने पे आया -15, यानी -15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद, इसका विस्तार करने के बाद जो हमारा एक्चुअली में आंसर आया वो कितना आ गया -15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह अगर 2 × 2 वाला कोई सारणिक है तो उसका विस्तार सिंपली ऐसे करेंगे, लेकिन अगर 3 × 3 वाला है तो उसका विस्तार ऐसे करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। मैंने क्या किया, इस पंक्ति को लेकर के विस्तार किया, लेकिन आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, आप जिस पंक्ति को चाहो उस पंक्ति को लेकर के विस्तार कर सकते हो और जिस भी स्तंभ को चाहो उस स्तंभ को लेकर के उसका विस्तार कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो किसी भी इनवर्स, जैसे मान लो ये आव्यूह ये है, अगर इसका इनवर्स आव्यूह निकालना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1/ ये जो आव्यूह है इसी आव्यूह का सारणिक लिखना पड़ेगा। जैसे ये आव्यूह है ना तो इसका सारणिक लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसी आव्यूह का एक निकालना पड़ता है सहखंडज आव्यूह। समझो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, ठीक है। और सहखंडज विधि द्वारा हम निकालते हैं प्रतिलोम क्या निकालते हैं, प्रतिलोम आव्यूह निकालते हैं। तो अगर सहखंडज विधि द्वारा निकालते हैं तो सबसे पहले हमको सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा। और सहखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाता है, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है कि ये एक आव्यूह दिया है, इसके द्वारा इसका सहखंडज आव्यूह निकालो, ठीक है। तो इसी मार्ग में जब हम ये निकालेंगे तो पहले हमको सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा, फिर हमको यहां चलना पड़ेगा सहखंडज विधि द्वारा। अच्छा, यहां सहखंडज आव्यूह किसे लिखते हैं, आपको बताया वो स्टार्टिंग में, उसको लिखते हैं एडजॉइंट से। तो यहां पे आप लिखोगे एडीजे, बस एडीजे का मतलब होता है एडजॉइंट। क्या एडजॉइंट, ये जो आव्यूह है इस आव्यूह का एडजॉइंट, ये होता है प्रतिलोम आव्यूह का फार्मूला। कैसे, 1/ उस आव्यूह का सारणिक, एडजॉइंट और वही आव्यूह। एडजॉइंट ए माने क्या, ये जो आव्यूह ये है, इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकाल करके
इसी में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आता है इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अवयव। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हमको यहां तक पहुंचना है तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको दो चीजें निकालना पड़ेगा। पहला तो ये चीज, इसको हमने निकालना सीख लिया। दूसरा, एडजॉइंट अवयव भी निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एडजॉइंट अवयव को कैसे निकालते हैं इसको निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एडजॉइंट अवयव, एडजॉइंट ए माने एडजॉइंट अवयव। ठीक है, एडजॉइंट अवयव यानी सहखंडज अवयव। तो पहले हम लोग सहखंडज अवयव निकालेंगे और सहखंडज अवयव निकालने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अपने आप इसका मान निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि सहखंडज अवयव की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, साढ़े की वैल्यू निकालोगे। इस साढ़े की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? अगर ये 2 गुणे 2 क्रम का है तो 6 3 18, 5 चौक 20, घटाओगे क्या आ गया, -2 आ गया। ध्यान देना, अगर व्युत्क्रम अवयव निकालना चाह रहे हो तो व्युत्क्रम अवयव तभी निकलेगा जब इसके साढ़े की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a का साढ़े और एडजॉइंट ये। तो ये जो साढ़े निकाल रहे हो, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 1 में 0 का भाग करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ध्यान देना कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो समझ जाना इस अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसके साढ़े का मान निकाल दोगे। अगर 0 नहीं आया तो कहोगे हाँ इसका साढ़े निकल सकता है, लेकिन अगर 0 आ गया तो कहोगे साढ़े इसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता है। सॉरी, मैंने कुछ और बोल दिया होगा। तो कहोगे इतना नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी जो वैल्यू है -2 वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम अवयव निकल सकता है। तो इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट अवयव यानी सहखंडज अवयव। अब सहखंडज अवयव निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है सहगुणनखंड। ध्यान से देखो आप, सहगुणनखंड। सहगुणनखंड जब निकल जाएगा तो हम निकाल पाएंगे सहखंडज अवयव। सहखंडज, सॉरी स्पेलिंग गलत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, सहखंडज अवयव। और जब सहखंडज अवयव निकल जाएगा तो फिर निकालेंगे प्रतिलोम अवयव, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम अवयव। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कि अगर सहखंडज विधि द्वारा प्रतिलोम अवयव निकालना है तो सबसे पहले हमको तो इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद, और इतना काम जब कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इसकी भी वैल्यू निकल जा रही है। देख लो इसकी वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है सहगुणनखंड, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो सहखंडज अवयव निकाल सकते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो कोफैक्टर निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं यार। तो फार्मूले अगर आप याद कर लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बिना किसी फार्मूले के द्वारा कोफैक्टर को कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ये अवयव ये है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 अवयव हैं इस अवयव के। 3 भी क्या है, इस अवयव का अवयव है, एलिमेंट है। 5 भी क्या है, एलिमेंट है। 4 भी क्या है, एलिमेंट है। और 6 भी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो इस अवयव के जितने एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट के कोफैक्टर होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस अवयव में जितने भी अवयव हैं हर अवयव के कोफैक्टर होते हैं, यानी सहगुणनखंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर अवयव का क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड को बोलते हैं कोफैक्टर, इसको लिखते हैं C से। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं C से। ठीक है, तो पहले हम किसका निकालेंगे, कोफैक्टर माने सहगुणनखंड किसका निकालेंगे, 3 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 6 का। तो 3 का निकालने के लिए लिखोगे ऐसे C11। इसका ये मतलब है, ये पहला वाला पंक्ति होता है, दूसरा वाला स्तंभ होता है। यानी ये जो 3 है उसकी पंक्ति क्या है, 1 है, उसका स्तंभ क्या है, 1 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सिंपली ध्यान देना, ये 3 लिखे हो ना, 3 का निकालना है तो 3 के स्तंभ वाले को और पंक्ति वाले को गायब कर दोगे। इसको गायब करोगे, इसको गायब करोगे, क्या दिख रहा है यहां पर 6, तो सिंपली यहां पर 6 को उतार दोगे। समझ पा रहे हो? अब देखना है ये 1 1 2 सम है कि विषम, तो जब ये सम रहेगा तो यहां पर प्लस रहेगा, लेकिन जब ये विषम रहेगा तो यहां पर माइनस रहेगा। अब ये 1 1 2 सम हो रहा है इसलिए यहां पर लिख दिया प्लस।
ठीक है। अब निकालेंगे 5 का कोफैक्टर यानी 5 का सहगुणनखंड। तो 5 का सहगुणनखंड लिखते तो सी से है, पर इसकी पंक्ति क्या है, पंक्ति 1 है, स्तंभ क्या है, 2 है। तो पंक्ति 1 स्तंभ 2। 5 का निकालेंगे तो इसको गायब करेंगे, इसको गायब करेंगे, स्तंभ को गायब करेंगे, पंक्ति को गायब करेंगे, तो क्या दिख रहा है 4। तो यहां पे सिंपली उतार देंगे 4, ठीक है। अब देखो इसकी पंक्ति क्या है 1, स्तंभ क्या है 2, तो 2 1 कितना हो गया 3। 3 एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग 4 का कोफैक्टर यानी 4 का क्या सहगुणनखंड। तो पंक्ति क्या है 1 2, पंक्ति 2 है, स्तंभ क्या है, स्तंभ 1 है, तो C2 1। अब 4 का निकालेंगे कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड, तो क्या होगा, ये वाला गायब होगा, ये वाला गायब होगा, यहां पर दिख रहा है 5, तो 5 उतार देंगे। पंक्ति क्या है 2 1 3, विषम आ रहा है इसलिए क्या हो गया माइनस। उसे 6 का निकालेंगे तो यहां पर कोफैक्टर, इसका निकालेंगे तो पंक्ति क्या है 2, स्तंभ भी क्या है 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 2। और 6 का निकाल रहे हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, दिख रहा है यहां पर 3, तो 3 को उतारेंगे और 2 2 4, एक सम संख्या है, सम रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो इतनी बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। जब निकल जाएगा सहगुणनखंड तो क्या निकालेंगे, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो सिंपली यहां पर लिखेंगे सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। और निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लगाएंगे, आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे और लगाने के बाद देखो ध्यान से, ये जो 3 था, 3 का सहगुणनखंड क्या आया +6, तो उसी 3 के स्थान पे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। 5 का निकाले तो क्या आया -4, तो यहां पर हो जाएगा -4 इसी 5 के जगह पर। फिर 4 का निकाले तो 4 का क्या आया, 4 का माने निकाले तो -5 आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा -5। इसका निकाले तो क्या आया +3, तो यहां पर हो जाएगा +3। और यही निकल गया सहखंडज आव्यूह किसका, आव्यूह ये का। समझ पा रहे हो कि नहीं, आव्यूह ये का निकल गया सहखंडज आव्यूह, इसको बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ये यानी इस आव्यूह का एडजॉइंट ये माने सहखंडज आव्यूह। कितना आया, तो यही आया 6 -5, सॉरी -5 यहां पर रहेगा, इसका -4 आया है, सॉरी -4 आया इसका, इसका आया है -5 और इसका आया है कितना 3, ठीक है। इतनी वैल्यू निकल गई। अब देखो इसकी भी वैल्यू निकाल ले गए हो, इसकी भी वैल्यू निकाल ले गए हो, यहां पे सिंपली लिखोगे इसके बाद सूत्र, सूत्र क्या है A 1 1/A का सार्डिक और एडजॉइंट आव्यूह ए का, तो 1/, इसकी वैल्यू क्या आई है, तो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है -2, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा -2। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई है, यही आई है, तो यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे ब्रैकेट बंद 6 -4 -5 और ये 3, इसको आप ऐसे रहने दे दो तो यही हो गया हमारा व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्या होगा, 1/-2 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं भी कर दो, यहीं पे छोड़ देते हो, तो ये आ गया हमारा व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं। तो ये रहा 2 × 2 के क्रम से मैंने आपको समझाया कि व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं, और फटाफट हम लोग सीख लेते हैं कि अगर 3 × 3 का क्रम रहेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आओ उसको सीख लेते हैं और फिर चलेंगे जो दूसरा मेथड है उस पर। तो देखो ये एक आव्यूह ये इक्वल टू इतना पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉरी हमको क्या निकालना है, हमको निकाला व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे, सबसे पहले क्या काम करोगे, तो सबसे पहले जो काम करोगे निकालोगे इसके सार्डिक का मान। तो यहां पर क्या होगा, सार्डिक का चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 2 7 6 3 1 2 3। इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार कैसे किया जाता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर कर सकते हो। तो मैं 4 7 1 को लेकर करता हूं, 4 7 1, 4 को लिया तो ये गायब, ये बचेगा 6 2 3 3, 6 2 3 3 बंद हुआ। 7 को लिया तो ये गायब, क्या बचेगा 3 2 2 3, 3 2 2 3। 1 को लिया तो ये गायब, 3 6 2 3,
3 6 2 3। मैंने आपको बताया कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा क्या होता है, प्लस होता है। ये किस बेस पे आया, तो 4 का मैंने पंक्ति लिया, एक स्तंभ लिया, एक तो एक 2 आया इसलिए सम हो गया। ऐसे इसका भी सम आया होगा इसलिए माइनस हो गया, इस एक का सम आया होगा इसलिए प्लस हो गया। आपको अच्छी तरीके से मालूम, पीछे मैंने आपको पढ़ाया ही है। फिर यहां पर हो जाएगा 4, 6 3 18, 3 दूना है 6, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे क्या है -7, 3 3 का 9 और 2 दूना है क्या 4, बीच में हो जाएगा माइनस, बीच में यहां पर प्लस है, 3 3 का 9 और 6 दूना है 12 और बीच में क्या हो जाएगा माइनस। फिर ये हो गया 4, 18 में से 6 गया तो ये हो गया 12 और 12 से कितना हो गया 84, माइनस 9 में से 4 गया 5 और 5 से क्या हो गया 35, प्लस 12 में से 9 गया -3, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और घटाओगे यार तो ये देखो 84 में से जब 38 जाएगा तो कितना आएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 46 प्लस 46, तो ये 0 के बराबर आया क्या, तो क्योंकि इतना 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकल सकता है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो हाँ फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी बात समझ पा रहे हो, 0 के बराबर नहीं आया मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकल सकता है। जब इतना हो जाता तो फिर क्या निकालते हैं, निकालते हैं एडजॉइंट आव्यूह। वो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले इनका जितने भी लोग होते हैं सभी का निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर माने सहगुणनखंड। अब मैं एक का निकाल के बता देता हूं, बाकी आप सभी का निकाल सकते हो क्योंकि अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो अगर 4 का निकालना है कोफैक्टर तो लिखोगे C से। अब देखोगे 4 की पंक्ति क्या है, एक, स्तंभ क्या है, एक, तो क्या हो जाएगा C11। अब कैसे निकालते हो, तो सबसे पहले 4 का निकालना है ना, तो इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो और ये जो दिख रहा है ना इसको उतार दो, यानी 6 2 3 3। समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पर एक और एक क्या है, एक एक 2 माने सम है इसलिए क्या हो गया यहां पर प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो आपको अच्छी तरीके से आता है। 6 3 क्या हो गया 18 और 3 दूना क्या हो गया 6, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस और घटाओगे तो क्या आएगा, घटाओगे तो आएगा 12। यानी जिस तरह इसका कोफैक्टर निकाला वैसे इसका भी निकाल सकते हो। निकाल के बता देता हूं। सी कोफैक्टर किसका, 7 का, पंक्ति क्या है 1, स्तंभ क्या है 2, तो C12, C12, तो ये कटेगा, ये कटेगा, 3 2 2 3, 3 2 2 3, 2 1 3 विषम है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 का 9, 2 दूना है 4, घटाओगे तो कितना आएगा 5, ये हो गया -5, इसकी वैल्यू आ गई -5। वैसे जितने भी यहां पर लोग हैं सभी का निकाल लोगे कोफैक्टर और सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद फिर लिखोगे सहखंडज आव्यूह, ये बराबर 4 का जो कोफैक्टर निकाले इसके स्थान पे रख देना, 7 का जो निकाले इसके स्थान पे रख देना, फिर 1 का जो निकाले उसके स्थान पे रख देना, सभी का कोफैक्टर उनके स्थान पे रख देना और रखने के बाद वही सूत्र लगा देना। सूत्र क्या है, A इनवर्स बराबर 1/A का सारणिक और एडजॉइंट आव्यूह जो अभी निकाले हो इसको यहां पे कर देना, इसको यहां पे कर देना, बाकी मन कहे तो भाग कर देना है तो ऐसे रह देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, तो ये रहा मेथड नंबर फर्स्ट। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कहेगा एक आव्यूह ये है, इसका निकालो प्रतिलोम आव्यूह यानी व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, तो अगर वहां पे कंडीशन लगा दिया कि सहखंडज विधि द्वारा ही निकालो तो आपको सहखंडज विधि द्वारा ही निकालना है। और अगर आपको कहते हैं कि इसको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा लगाना है तो आपको प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ही लगाना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ना दे कि किस मेथड से निकालना है तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर दोनों को मेथड को जानना मस्ट है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों मेथड को बारी बारी से बताने का प्रयास किया। अभी तो फर्स्ट बता दिया, अभी सेकंड बताना बाकी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम लोग मेथड सेकंड की ओर कि जो प्रारंभिक संक्रिया है उसके द्वारा हम कैसे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। तो इसके पहले इसको सीखने के पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये फटाफट समझ लेते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में। और 3 होती हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, और अगर हम लोग सीख जाएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में तो हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि का उपयोग करके किसी भी आव्यूह का हम व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं की ओर।
तो आइए सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाएं होती क्या हैं। तो देखिए ये एक अवयव ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब यहां पर हम प्रारंभिक संक्रियाएं कैसे लगा सकते हैं, पहले आप ध्यान से उसको देखो प्रारंभिक संक्रियाओं में दो चीज होती है, एक होती है पंक्ति और एक होता है क्या, स्तंभ। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी अवयव में क्या होता है, एक होता है रो, इधर वाले क्या होते हैं, सब रो होते हैं। रो को सिंपली कैसे लिखते हैं, आर से, लेकिन जो इधर वाले खड़े लोग होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम, इसको लिखते हैं सी से। अब ये जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती है ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पंक्ति संक्रिया और एक होती है स्तंभ संक्रिया, यानी रो संक्रिया और कॉलम संक्रिया। और हम किसी भी सवाल को लगाने के लिए चाहे तो हम स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों संक्रियाओं का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्या होता है यार कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग दोनों संक्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ध्यान रखना कि हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करना है। दोनों संक्रियाओं में से सिर्फ और सिर्फ एक संक्रिया का प्रयोग करना है, चाहे तो वो पंक्ति संक्रिया का, चाहे वो स्तंभ संक्रिया का। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक सवाल को लगाने के लिए कभी भी हम दोनों संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एक सवाल को लगाने के लिए दोनों संक्रियाओं में से जिसका हम चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक सवाल के लिए एक संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सीखेंगे जैसे इस संक्रिया को सॉल्व किया जाता है वैसे इस भी संक्रिया को सॉल्व किया जाता है। दोनों को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इस मेथड में सारा काम पंक्तियों में करते हैं, इस मेथड में सारा काम क्या करते हैं, स्तंभों में करते हैं। हमारे पास तीन संक्रियाएं होती हैं, जो तीन संक्रियाएं इसकी है वही सेम तीन संक्रिया इसकी भी है, ठीक है। तो हम किसी का एक का देख लेते हैं तो हम दूसरे का भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पंक्ति संक्रियाओं का, ठीक है। तो देखो यार पंक्ति संक्रिया का जो पहला रूल है ना वो ये है कि किसी भी पंक्ति में ना, देखो जब दो पक्ष हो, जैसे यहां पर क्या है एक ही पक्ष है, वैसे दो पक्ष रहेंगे तभी आप ये संक्रिया लगा सकते हो। अगर एक पक्ष है तो आप ये संक्रिया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, देखो ये जो व्युत्क्रम अवयव है ये निकालने का तरीका क्या होता है। तो जैसे ये एक अवयव ये है तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, a बराबर आई ई। अब ये लिखने का क्या मेथड है, ये लिखने का मतलब क्या मैटर है। तो देखो यार ये लिखने का ये मैटर है कि जो आई है, आई माने होता है तत्समक अवयव या इकाई अवयव, इसका एक्चुअली में जो वैल्यू होता है वो होता है एक होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो आ जाओ। ए की वैल्यू ध्यान देना, जिधर आई लिखी हो ए की वैल्यू उधर नहीं पुटअप करना है, ए की वैल्यू उधर पुटअप करना है जिधर आई नहीं लिखी हो, ठीक है। तो यहां पर आई नहीं लिखा गया, आई की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, तो यहां पर रखो 1 4 1, ये है 2 5 2, और फिर क्या है, ये है 3 6 और 2। यहां पर मैं आपको सिर्फ प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको मैं ये बता सकूं कि कैसे व्युत्क्रम अवयव, सॉरी कैसे प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, आई और ये क्या हो गया, ए हो गया, इतना हो गया ना। अब आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इकाई अवयव क्या होता है। इकाई अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके वर्ग, जिसके विकर्ण के जो सारे अवयव होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो आई की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो देखो ये 3 गुणे 3 का है तो ये भी 3 गुणे 3 का होगा, 1 1 और 1। बाकी अन्य सभी जगह क्या हो जाएगा, 0 0 0 और 0। इसी को बोलते हैं विकर्ण अवयव, सॉरी इसी को बोलते हैं इकाई अवयव आई, और ये क्या हो गया, ए हो गया। ध्यान देना अगर ये 2 गुणे 2 का है तो इसकी वैल्यू 2 गुणे 2 का रहेगा, मतलब ये इतना ही खाली रहेगा। लेकिन अगर ये 3 गुणे 3 का अवयव है तो ये भी 3 गुणे 3 का अवयव रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो आई होप कि आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ए की वैल्यू इतनी है, आई की वैल्यू ये लिखोगे, ए की वैल्यू हमको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। देखो बीच में बराबर है, एक अवयव यहां पर है, एक अवयव यहां पर है, यानी यहां हम प्रयोग कर सकते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रारंभिक संक्रियाओं में 3 संक्रियाएं हैं। जो पहली संक्रिया है वो क्या है, तो जो पहली संक्रिया है वो है कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में हम किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी एक संख्या से भाग कर सकते हैं। किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई या किसी भी एक संख्या से भाग हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अगर रो की बात करें तो ये रो है ना, अब रो फर्स्ट की अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर मान लो रो फर्स्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें किससे, रो फर्स्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें मान लो 4 से, तो क्या लिखोगे यहां पर
4 गुणे रो फर्स्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान देना एक चीज, यहां पर अगर रो फर्स्ट लिखा है तो यहां भी रो फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई होगा। इसका यह मतलब हुआ कि रो फर्स्ट जो है उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया है रो फर्स्ट में। ठीक है, तो क्या करोगे, ये देखो ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकेंड है, ये रो थर्ड है, तो रो फर्स्ट में क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और वो भी दोनों पक्षों में करना है, क्योंकि दोनों पक्षों में करोगे तो उसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि खाली एक पक्ष में कर दोगे एक पक्ष में नहीं करोगे, तो फिर क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है हमको, 4 से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करना है, या 4 से भाग भी कर सकते हो किसी भी रो में या किसी भी स्तंभ में। यहां पे मैं रो का खेल दिखा रहा हूं, आपसे वैसे स्तंभ में भी कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी रो में क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या किसी भी संख्या से क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो। तो यहां पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। अब ध्यान देना, इसमें आपको बता दूं कि अगर आपने इसके सामने ये चीज लिखा है, इसका मतलब ये चीज इसी में हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिखा है यहां पर और ये चीज अगले कॉलम में, अगले वाले पॉइंट में हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना है। जैसे अगर आपने इस चीज को यहीं पर लिख दिया कि R1 यानी रो फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हो चुका है, तो इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो रो फर्स्ट है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और यहां भी क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करो गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? या आप 4 से भाग भी कर सकते हो, और कोई जरूरी नहीं है कि ये रो फर्स्ट में, रो थर्ड में भी कर सकते हो, रो सेकंड में भी कर सकते हो। अगर रो सेकंड में करना चाह रहे हो तो लिखोगे रो सेकंड में क्या हो रहा है, रो सेकंड कैसे बन रहा है, रो सेकंड बन रहा है, रो सेकंड में 20 से गुणा किया गया है, तो रो सेकंड में 20 से गुणा कर दिया गया, यानी कि ये जो रो सेकंड है इसमें पूरे में 20 से गुणा करोगे, यहां भी क्या करोगे, 20 से गुणा करोगे। अब भाग भी कर सकते हो, और ऐसे अगर कॉलम के लिए है तो कॉलम के लिए भी आप ये चीज कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि किसी भी रो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी रो में किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, और किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, समझ पा रहे होगे? तो पहली पॉइंट को आप नोट डाउन करो। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है यार, देखो सेकंड पॉइंट है कि किसी भी पंक्ति में ना, समझो, किसी भी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को घटा सकते हैं, या किसी भी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या किसी भी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा या भाग करके इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे हम लोग ये एक पंक्ति है, तो इस पंक्ति में किसी और पंक्ति को लाकर जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, या किसी और पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मान लो ये क्या था, ये है, मान लो कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मान लो ऐसे एक आव्यूह लिखा हुआ है, या आव्यूह नहीं है, मान लो कोई भी आव्यूह है बराबर। बाकी यहां पे लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर ये लिखा हुआ है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो पंक्ति पहली है उसमें दूसरी पंक्ति को जोड़ रहा हूं। ये पंक्ति फर्स्ट है और ये पंक्ति सेकंड है, पंक्ति फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, पंक्ति सेकंड को जोड़ रहा हूं। तो ये पंक्ति फर्स्ट है, पंक्ति फर्स्ट में क्या करूंगा, पंक्ति सेकंड को जोड़ूंगा। ध्यान देना, पंक्ति फर्स्ट में पंक्ति सेकंड को जोड़ रहा हूं। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पंक्ति फर्स्ट में पंक्ति सेकंड को जोड़ा जा रहा है, तो यानी पंक्ति फर्स्ट में जोड़ा जा रहा है, जो मिलेगा वो पंक्ति फर्स्ट ही मिलेगा, क्योंकि पंक्ति फर्स्ट में किसी चीज को जोड़ा जा रहा है ना, तो पंक्ति फर्स्ट में ही तो रहेगा, यानी पंक्ति फर्स्ट ही मिलेगा। ध्यान देना, जो चीज यहां पे रहेगा वही चीज यहां पे होना चाहिए, क्योंकि पंक्ति फर्स्ट में पंक्ति सेकंड को जोड़ा गया तो पंक्ति फर्स्ट में ही सारा काम हो रहा है। अब कैसे करोगे इस काम को, तो मान लो ये चीज तो मान लो नीचे ही लिखना होता है, यहां पे अगर ये काम करना होता है तो इस चीज को यहां पे लिखते, और वो काम यहां पे कैसे करते वो ध्यान देना। पंक्ति फर्स्ट में पंक्ति सेकंड को जोड़ना है, तो ये जो पंक्ति सेकंड है इसमें जोड़ो, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, बाकी जो और है उसको उतारो, 2 2 2, यहां पर क्या है 3 3 3, इसको उतार दो। वही काम यहां भी करना है, पंक्ति फर्स्ट में क्या करना है, पंक्ति सेकंड को जोड़ देना है। तो 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा,
बाकी और सब उतार लो 0 1 0 0 0 1, इसको आप ऐसे, और यहां पर ये है, इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते यहां पर जो जोड़ने वाला काम हुआ है वो ऊपर ना होकर के इसमें हुआ है, तो ये जो पॉइंट लिखा गया है उस पॉइंट को यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी एक पंक्ति में किसी भी दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटा भी सकते हो। जैसे मान लो कि इस पंक्ति में से इसको घटाना होता तो आप कैसे लिखते, आप ऐसे लिखते, किस पंक्ति में क्या घटा रहे हो, तो दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटा रहे हो, तो कहोगे दूसरी पंक्ति में से घटाया जा रहा है तीसरी पंक्ति को। तो किस में से घटाया जा रहा है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसको यहां पर लिख दोगे। यानी R2 कैसे प्राप्त हो रहा है, जब R2 में R3 को घटा रहे हैं, तो R2 में R3 को घटा रहे हैं, यानी इसमें इसको घटाएंगे तो 2 में से 3 जाएगा तो यहां पर -1 आ जाएगा, यहां भी 2 में से 3 जाएगा तो यहां पर -1, 2 में से 3 जाएगा तो यहां पर -1, 0 में से 0 जाएगा तो यहां पर 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही, 0 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा -1, और ये हो गया आप दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया सेकेंड मेथड। अब क्या कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ या घटा ही सकते हो। अब जैसे मान लो ये वाली पंक्ति है ना, तीसरे वाले पंक्ति को दूसरी वाली पंक्ति से घटा रहे हो, तो तीसरी वाली पंक्ति में किसी भी संख्या से गुणा करके घटा जोड़ सकते हो। जैसे मान लो मैं कह दूं तीसरी वाली पंक्ति में 3 से गुणा करके दूसरी वाली पंक्ति में घटा रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, तो तीसरी वाली पंक्ति है उसमें 3 से गुणा करोगे। तीसरी वाली पंक्ति माने ये, इसमें सबसे पहले 3 से गुणा करोगे और उसके बाद पंक्ति सेकंड में घटाओगे। तो 3 त्रिका 9 और 9 हो गया, अब इसको घटाओ, 3 त्रिका 9 अब घटाओ, 3 त्रिका 9 अब घटाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? या किसी संख्या से भाग कर सकते हो, मान लो इसमें 10 से भाग कर दिया, तो R3 इसका मतलब यह हुआ कि R3 में 10 से भाग किया गया और भाग करके तब R2 में से घटाया गया, तब R2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे ये काम पंक्तियों में किया गया, सेम आप ये काम स्तंभों में भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, मतलब सेकंड रूल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 है यार कि किसी भी पंक्ति को किसी भी पंक्ति में बदल सकते हैं। जैसे मान लो ये पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है, ये पंक्ति थर्ड है, तो अगर पंक्ति 1 के स्थान पे पंक्ति 2 को करना चाहें और 2 के स्थान पे 1 को करना चाहें तो आप इसको कर सकते हो, बदल सकते हो। कैसे? तो आप लिखोगे R1 जो है, R1 को बदलना है किसमें, बदलना माने बदलने के लिए आप ये तीर लगाओगे। R1 को बदलना है किसमें, R3 में। इसका यह मतलब है कि जो पंक्ति R1 है वो R3 बन गया और जो पंक्ति R3 था वो R1 बन गया। तो मान लो ये अगले लाइन में लिखे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी चीज उठ के यहां पर आ जाएगी और ये वाली पूरी चीज यहां पर आ जाएगी, ये वाली पूरी चीज यहां पर आ जाएगी, ये वाली पूरी चीज यहां पर आ जाएगी। तो ये रहे 3 नियम। फिर से बताता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, ये तो मैंने पंक्ति के नियम बताए, बिल्कुल सेम ऐसे ही रूल स्तंभों के लिए भी लागू होगा। तो रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो। मतलब एक चीज कर सकते हो, एक टाइम में एक काम। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। सेकंड रूल क्या है कि किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ या घटा सकते हो, या किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति से गुणा करके उसको जोड़ा घटा सकते हो, या किसी भी कॉलम में किसी अन्य कॉलम में कुछ गुणा भाग करके उसको जोड़ा घटा सकते हो। ठीक है, ये रूल नंबर 3 रहा। रूल नंबर सेकंड रहा। तो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में बदल सकते हो और किसी भी स्तंभ को किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ बदल सकते हो। तो ये 3 रूल रहा। अगर आपको ये 3 रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया, पंक्ति संक्रिया और स्तंभ संक्रिया। अभी हम लोगों ने जो सीखा इसको बोलते हैं पंक्ति संक्रिया, और यही सारा काम अगर हम स्तंभों में करते हैं तो उसको बोलते हैं स्तंभ संक्रिया। तो पंक्ति संक्रिया भी 3 होती है, स्तंभ संक्रिया भी 3 होती है, मतलब 3 इसके मेथड होते हैं। और अगर आपने ये सीख लिया है तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे या अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगा पाओगे कि किसी भी आव्यूह को व्युत्क्रम आव्यूह में कैसे बदलोगे। तो ये 3 संक्रियाएं आई होप कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और उस क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन लगाओगे जो कि बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कहेगा प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, ऐसे ही पूछ सकता है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, या ऐसे भी पूछ सकता है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से।
अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पूछे प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम भी पूछ सकता है, प्रतिलोम व्युत्क्रम आप भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको मैं आपको लगा के बताता हूं कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a इक्वल टू इतना, हमको निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम अवयव। तो कैसे फाइंड करोगे यार? तो देखो फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या लिखोगे, a बराबर i इंटू ये, और मैंने बताया या तो आप पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हो या तो आप स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो a की वैल्यू क्या है, ये पूरा माने क्या 3, और ये है 2 और ये है 3, -1 0 और -5, फिर 2 1 0। अब i की वैल्यू क्या लिखोगे, इकाई अवयव, तो ये 3 गुणे 3 का है, तो इसको भी लिखोगे 3 गुणे 3 का, यानी क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1, और यहां पर ये है तो ये लिख दो। देखो यहां पर सिंपली क्या करना है, सिंपली हमको ये करना है कि जो चीज यहां पर है ना, उस पूरी चीज को यहां पर ले आना है। यहां पर लाने का क्या मतलब है? तो यहां पर लाने का ये मतलब है कि जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर 1 कर देना है, यहां पर 0 0 है तो यहां पर 0 0 कर देना है, यहां पर 0 है तो यहां पर 0 कर देना है, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 कर देना। मतलब जो ये वाला पूरा चीज है, इस वाले पूरी चीज को यहां पर ले आना है। और कैसे लेके आना है? तो पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। अगर आप एक दो तो मैं बताऊंगा, और दोनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से कर ले जाओगे बहुत ही आराम से। तो देखो यार करना क्या है ना, देखो ध्यान से, यहां पर 0 यहां पर 1 लेके आना है ना, देखो यहां पर 1 लेके आना है। तो आप एक काम करो कि अगर आप इसमें से ये घटा दोगे तो यहां पर अपने आप 1 आ जाएगा, तो इसमें से ये घटाओगे तो इसमें से ये भी घटेगा, इसमें से ये भी घटेगा, यानी जो रो फर्स्ट है उस रो फर्स्ट में से क्या कर रहे हो, रो सेकंड को घटा रहे हो। तो यहां पे आप सिंपली लिखोगे कि रो फर्स्ट में क्या हो रहा है, रो सेकंड को घटाया जा रहा है। तो मिल क्या रहा है, रो फर्स्ट में से घटा रहे हो ना, तो यहां पर लिखोगे रो फर्स्ट में घटा रहे हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसके बाद, तो छोटे में लिखना पड़ेगा यार, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा 1, इसमें से ये घटाओगे तो आएगा -1, इसमें से ये घटाओगे तो यहां पर आएगा 1, समझ पा रहे हो ना। और इसके बाद उतार दो सब, 2 0 1 3 -5 0। चलो देखते हैं यार, देखो ये हो गया ना। अब इसके बाद जो काम इधर की वही काम इधर भी करना पड़ेगा। इसमें से ये घटाओगे तो 1 आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो -1 आएगा, और इसमें ये घटाओगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब सही है। अब देखो यार यहां पे 0 लेके आना है, तो 0 इसमें से अगर ये घटाओ तो 0 नहीं आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो इसका मतलब इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा। तो चलो घटा लेते हैं डायरेक्ट। 1 में से -2 जाएगा तो आएगा -1, इसमें से ये घटाओगे तो आएगा -1, इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और एक काम और कर दो ना, चलो और बाकी सब उतार दो, 2 0 1 3 -5, और ये क्या है, ये है 0। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, और सेम वही काम यहां भी करना है। कैसे करोगे, करना ये है यार, इसमें घटाना है तो 1 में 0 जाएगा तो क्या आएगा 1, इसमें ये घटाओगे तो आएगा -2, और इसमें -2 आ जाएगा ना, हाँ इसमें ये घटाओगे तो हो जाएगा 0, बाकी सब उतार दो, 0 1 0 0 0 1। देखो अभी थोड़ा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, प्रोसेस थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो बहुत मजा आएगा लगाने में, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ए कहाँ 0 करना है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर 0 करना है। चलो छोड़ो, पहले यहाँ पे 0 करना है, फिर यहाँ पे भी 0 करना है। अब एक चीज आप देखो कि यार अगर यहाँ पे हमको 0 करना है तो 0 करने का क्या, अच्छा एक प्रोसेस पहले ये देख लो कि अगर इसमें 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दे, हाँ निकाल के दे दो, दिखा दू बाबा जान जी बिल्कुल। देखो इसमें 3 से गुणा करके इसमें जोड़ सकते हो, तो ये शायद 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो कर दो, तो वही सब काम करना पड़ेगा इधर भी। चलो कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है, क्या की हो, इस पहले रो में से दूसरे रो को घटाए हो, तो लिखोगे रो फर्स्ट में से रो सेकंड को घटाया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे रो फर्स्ट। ठीक है, प्रोसेस लंबा है, वही काम यहाँ भी करते हैं। क्या करना है, इस पहले में 3 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, यानी पहले करो, इसमें पहले उतारो -1, ये क्या है 2, 3 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो 3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा -3, और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर -3, अभी इसको रहने देना इसे -1, फिर यहाँ पर रह देना 0, फिर 0 1 रहने देना, यहाँ पर 0 1, -3 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो ये -3 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो ये -8 हो जाएगा यार, ये -8 हो जाएगा, और ये -3 से गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। बराबर वही सेम काम इधर भी करना है। तो चलो करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 1 - 2 0, 1 - 2 0, इसको उतारो 0 1 0, हाँ चलो माइनस किससे 3 से गुणा करके इसमें जोड़ो, 3 का निम 3, और 0 में जोड़ोगे 3 का निम 3, 0 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से गुणा करो 3 दूना 6, इसमें जोड़ोगे तो आएगा -6, 3 से इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसके सामने क्या लिखना है, लिखना ये है कि R3 में क्या किया गया है, सामने लिख देना, पर स्पेस नहीं इसलिए यहां लिख देते हैं। R3 में क्या किया गया, जोड़ा गया किसमें, R1 में 3 से गुणा करके, जो R1 है उसमें 3 से गुणा करके R3 में जोड़ा गया, तो यहां पे लिखोगे R3, यहां जो रहता है उसको यहां पर लिखना पड़ता है, इसको यहां पर लिख देना। ठीक है, बाकी यहां पर ये है तो यहां पर A को उतार देना है। कितना हो गया ना। इसके बाद यार क्या करना है, देखो ध्यान से, ए यहां पर क्या करना है, यहां पर 0 लेके आना है। अब 0 कैसे आएगा, यहां पर दिमाग लगाओ। देखो यार यहां पे 0 लाने का, यहां पे पहले 1 ले आओ। 1 कैसे आएगा, 8 से भाग कर दो, इसमें 8 से भाग करोगे ना तो अपने आप क्या होगा, यहां पर 1 आ जाएगा, तो 8 से भाग कर दो। तो 8 से भाग करोगे तो सिंपली छोटे में लिखते हैं -1 और ये 0 2 0 1, और -8 से भाग करो, -8 से भाग कर लो, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 0, -8 से भाग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, -8 से भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद -8 से इधर भी भाग करना पड़ेगा, तो 1 -2 और 0 0 1 0, -8 से भाग करोगे तो ये 3/8 हो जाएगा। -8 से भाग करोगे माइनस कट जाएगा, और 6 बटा कितना हो जाएगा 8। 1 में 8 से भाग करोगे 1 बटा क्या हो जाएगा 8, और यहां पर ये है तो ये लिख दोगे। यहां पर क्या हुआ एक्चुअली में मालूम है, यहां पर यार जो ये पंक्ति 3 है, इस पंक्ति 3 में 8 से भाग हुआ है कि नहीं, तो यहां पर अब क्या लिखना है, लिखना है कि पंक्ति जो 3 है उसी में क्या हुआ है, -8 से भाग हुआ है। किसमें हुआ है, पंक्ति 3 में, यानी पंक्ति 3 में -8 से भाग करके पंक्ति 3 को प्राप्त किया गया। बस इतनी बात समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यार जो सारा प्रॉब्लम ना यही क्रिएट होता है, इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इधर और 0 0 लेके आया जाए, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं यहां पर जो आपका प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखेंगे। यहां पर देखो यार, देखो सबसे पहले किसमें ज्यादा 0 है, जिसमें ज्यादा 0 होगा उसी को पकड़ेंगे हम। तो देखो यहाँ पे कम 0, यहाँ पे कम 0, यहाँ पे कम 0, यहाँ पे ज्यादा 0 है, 2 0, इसी को लेकर के काम करेंगे, और इसको लेकर काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर किसी और को लेकर कुछ काम करने का प्रयास करोगे तो आप बात जाओगे बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये पंक्ति 3 है, इसको लेकर के हम काम करेंगे, और ये इसी क्वेश्चन में नहीं, जितने भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे जिसमें अधिकांश 0 आएंगे उसी को लेकर के आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, ध्यान दो, ए यहां पर 0 होना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर 0 होना चाहिए। तो एक काम करो, अगर इसमें इस वाले पंक्ति को इस वाले पंक्ति में जोड़ दोगे तो अपने आप यहां पे 0 आ जाएगा। चलो जोड़ दो, तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें ये जोड़ोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 0, इसमें ये जोड़ोगे तो यहां पर 0 हो जाएगा। बाकी ये बीच वाला उतारो, 2 0 1 उतारो, और ये क्या है 0 1 0, इसको भी उतारो। और बाकी यार ये काम तो आप कर लेना। ठीक है, कैसे, इस पूरे को जोड़ना है तो जोड़ने वाला काम कर लेना, इसके बाद ये यहाँ पे उतार दे रहे हैं। मेन चीज ये नहीं होता है, ये तो आप करते रहोगे, जो इधर करना है वही सेम चीज इधर भी करना, तो ये तो आप करते रहोगे। ठीक है,
मेन चीज यहां पर होता है कि कैसे इस पूरे को इस रूप में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर एक्चुअली में जो R1 है उसमें R2 R3 को जोड़ दिया गया। तो कैसे यहां पर लिखते हैं आप, यहां पर लिखते हैं कि जो R3 है R जो 1 है R1 में R3 को जोड़ दिया गया, यानी R1 में R3 को जोड़ा गया तो यहां पर R1 मिला, R1 में R3 को जोड़ा गया तो जो यहां पर होता है उसको यहां पर लिख देते हैं, इसके सामने यही लिखना होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहां पे 0 लेके आना है, यहां पे 0 लेके आना है, यहां पर 1 लेके आना है। तो देखो ध्यान से यहां पर 0 कैसे आएगा, तो ध्यान देना मैंने आपको क्या बताया, जिसमें अधिक 0 होगा उसी को लेके काम करेंगे। तो इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, तो चाहे इसको लेकर के काम करो चाहे इसको लेकर के काम करो, हमेशा एक ही मतलब दोनों लेके काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लेकर के काम करता हूं, यहां पर 0 लेके आना है, यहां पर 0 कैसे आएगा, अगर इस पंक्ति में हम 2 से गुणा कर दें और 2 से गुणा करने के बाद इसमें जोड़ दें तो अपने आप क्या होगा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी। चलो पंक्ति फर्स्ट में 2 से गुणा करो, इसमें 2 से गुणा करोगे ये -2 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 और ये क्या है 0, ये 0 और यहां पे क्या हो जाएगा 0, यहां पर 0 क्योंकि 2 से गुणा करके जोड़ोगे तो यहां पर 0 ही आएगा, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ोगे 2 0 0, इसमें जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। बाकी ये जो है 0 1 0 इसको आप उतार दो और ये जो दिख रहा है इसको आप ऐसे उतार दो और यहां पर क्या हो जाएगा A। इतनी बात समझ पा रहे हो ना, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी यार। और बाकी ये काम आपको यहां पर करते रहना है, तो काम यहां पे हो रहा है वही सेम काम आप यहां पे करते रहना है। इसको लिखोगे कैसे आप, तो सिंपली आप क्या लिखोगे कि R1 जो है R1 में 2 से गुणा हुआ है और R1 में 2 से गुणा करने के बाद किस में जोड़ा गया, उसको R2 में जोड़ दिया गया, तो R2 में जोड़ा गया तो यहां पर क्या हो जाएगा R2। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां पर उसी चीज को लिखते हैं जिसमें किया गया होता है, यहां पर उसी चीज को लिखते हैं जिसमें किया गया होता है, यहां पर उसको लिखते हैं जिससे किया गया होता है। ठीक है, चलो छोड़ो। अब देखो यार हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। यहां पर -1 को हटाना है तो -1 हटाने के लिए क्या करोगे, इस पूरी जो पंक्ति फर्स्ट है उसमें माइनस से क्या करोगे, -1 से भाग कर दोगे तो, या -1 से गुणा कर दोगे, -1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, यहां पर +1, -1 से गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। लिखोगे कैसे, तो इसके आगे जो नीचे लिखना है या यहीं पे डायरेक्ट लिख दो आप कि R1 में क्या हुआ है, -1 से गुणा हुआ है, बस R1 में -1 से गुणा हुआ है, बस इतना हो गया। अब यहां पर 1 चाहिए तो 1 कैसे आएगा, अगर इस पूरे को इसमें जोड़ दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, +1 आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, देखो इसको इसमें 1 0 0 तो है ही है, इसको इसमें जोड़ोगे तो यहां पर पहले दूसरा वाला उतार लो, 0 0 1, फिर इसको इसमें जोड़ोगे तो 0 में 0 जोड़ेगा तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा। अरे क्या बोल रहे हो, अभी यहां पर 1 बचा हुआ है का, चलो कोई बात नहीं अभी हटाएंगे, इसको यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी अच्छे से। इसको आप बंद कर दो और यही सेम काम यहाँ पे भी कर लेना है, बाकी यहाँ पर ये उतार देना। बाकी कैसे आपको लिखना है तो वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो यार क्या है ना, टफ है, टफ नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। अब देखो यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो 1 कैसे आएगा यार, 1 आने के यहाँ पर 2 तरीके हैं कि जो रो सेकेंड है उसमें रो थर्ड घटा दो, बस रो सेकेंड में से रो थर्ड को घटा दो तो 1 वाला पूरा उतार दो, 1 0 0 0 1 1 0। अच्छा हाँ, रो 2 में रो 3 को घटाना है तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1, 1 में से 1 जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नीचे वाला उतार दो, 0 1 1, बाकी इधर तो अपना काम कर लेना, यहां पर ए उतार दो। यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ है, रो सेकंड में रो थर्ड को जोड़ा गया है, रो सेकंड में रो थर्ड को जोड़ा गया है, यानी रो सेकंड में सारा काम किया गया है, तो रो सेकंड यहां है तो रो सेकंड यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे काम कर ही लोगे आप। इसके बाद देखो यहां पर -1 हटाना है
तो -1 घटाने के लिए रूट सेकंड में क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, तो -1 से गुणा करोगे तो ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये -1 से गुणा करोगे ये प्लस में हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हटाना है, ये वाला हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दो, तो 1 0 0 0 1 0, इसमें से ये घटाओगे तो 0 ही आएगा, इसमें से ये घटाओगे 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 1 आएगा, बाकी इधर काम कर लेना, ये हो गया ये। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं यार। और इसी को देखो वो बिल्कुल आ गया पहले जैसा, इसी को बोलते हैं आई, और बराबर ये जो इधर आया है ये रहने दो ऐसे, और यहां पर ये इसको इधर ले आओगे तो ए के ऊपर प्लस इधर लेके आओगे तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा, -1, इधर आने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये हो गया आई। ठीक है, और ये जो आया है ये हो गया ए इनवर्स, आई की वैल्यू 1 है, गुणा करोगे तो यही आएगा, बराबर ये हो गया, और आई की वैल्यू क्या है, 1 होती है, और ए इनवर्स यहां पे बचा, बराबर ये जो आब्यू आया वो इनवर्स की वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यार आई होप कि आपको ये जो पॉइंट था ना, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और मैं इसको 1-2 प्रैक्टिस और करवा दूंगा। वैसे यार जहां तक मुझे लग रहा है कि बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आप खुद करते चले जाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाओगे तो आप बात जाओगे उसमें। यार क्या है, 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लो, ऐसे और क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा जो विधि है उस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे और आपको अच्छी तरीके से जो चीजें वो क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई है अच्छी तरीके से। अब बोर्ड में एक टाइप के क्वेश्चन और पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है उसको आप खुद लगा लोगे यार। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, हिंट देकर के आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है ना, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए समीकरण ऐसे दिया रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। देखो यार यहां पे क्या होता है ना, कह रहा है आव्यूह विधि से हल करो। ऐसे देखो यार बोर्ड में एक प्रकार का क्वेश्चन और भी पूछता है, और ये जो टाइप वाला क्वेश्चन है ये आप तभी लगा पाओगे जब आपको व्युत्क्रम आव्यूह यानी प्रतिलोम आव्यूह निकालना आता होगा तभी। ठीक है, तो प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकाला जाता है मैंने आपको 2 मेथड समझा दिया है, बशर्ते आपको दोनों मेथड आना चाहिए। ठीक है, जो एडजॉइंट वाला मेथड है, जब कोई मेथड कोई भी तरीका नहीं कहेगा निकालने के लिए, कहेगा बस केवल व्युत्क्रम निकालो, तो आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार जो कहता है व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अगर व्युत्क्रम आव्यूह निकालना आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, कमाल कर सकते हो। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, व्युत्क्रम आव्यूह को लेकर के एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है ए बी इनवर्स बराबर v इनवर्स और ये इनवर्स। कभी कभी क्या होता है, 2 आव्यूह दे देता है ना, वो कहता है कि ये प्रूव करो। तो ये कैसे प्रूव करोगे, सिंपली यार सबसे पहले क्या करोगे, जो आव्यूह ये दिया है आव्यूह ये में आव्यूह बी का गुणा कर दोगे, इतना तो कर ले जाओगे ना। आव्यूह ये में आव्यूह बी का गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद जो मिलेगा वो भी एक आव्यूह मिलेगा, उस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल देना बस। और फिर यहां पर जो आव्यूह बी रहेगा उसका व्युत्क्रम निकाल देना, फिर आव्यूह जो ये रहेगा उसका व्युत्क्रम निकाल देना, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, दोनों बराबर आएगा तो कहोगे सिद्ध हो गया बस। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पूछता है, 8 या 6 नंबर का पूछता है। कह रहा है कि आव्यूह विधि से x, y और z का मान निकालो। तो ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको व्युत्क्रम आव्यूह आएगा निकालना। ठीक है, तो अभी तो ये है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया रहेगा अगले चैप्टर में डिटरमिनेंट्स में, और वहां पे कहेगा क्रेमर विधि द्वारा x, y और z का मान निकालो। तो जब आव्यूह विधि से कहेगा x, y, z का मान निकालो, तो आव्यूह विधि से कैसे निकाला जाएगा वो तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं आपको। क्रेमर विधि द्वारा हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो कैसे लगाओगे यार, लगाने का तरीका देखो, सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको लिखना है एक आव्यूह का चिन्ह। जैसे लाइट चली गई है तो मैं इसको इधर करता हूं। चलो सबसे पहले आपको ये काम कर देना है। ठीक है, और ये आव्यूह का चिन्ह लगाने के बाद क्या करोगे, यहां पर देखो एक है, एक है, एक है, इसको आप सिंपली यहां पे लिखोगे 1 1 1, फिर यहां पर 1 है, 2 है, यहां पर 1 है, 1 2 1 1 2 1। ठीक है,
1 1 2, तो 1 1 2, सबसे पहले ये जो आगे वाला मान दिया ना उसको एक साड़िक पे बंद कर लेना और इसके बाद छोटा सा साड़िक लगाना, साड़ी कह रहे हैं, एक आबू में बंद कर लेना और छोटा सा आबू लगाना। फिर इस आबू में 3 ही बंदे हैं, एक यक्स है, एक वाई है और एक जड़ है, सिर्फ 3 ही बंदे हैं ना। तो क्या करोगे, यहां पर लिखोगे यक्स, फिर लिखोगे वाई, फिर लिखोगे जड़, बंद कर दोगे और इसके बाद यहां पर 3 ही लोग हैं, 3 4 5, तो लिखोगे 3 4 5 और इसको आप ऐसे सिंपली बंद कर दोगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब यहां पर ध्यान से आप देखो एक चीज, इस आव्यूह को आप मान सकते हो आव्यूह ये, तो इसको मैं मान लेता हूं आव्यूह ये। इस पूरे को मान सकते हो क्या, इसको मान सकते हो यक्स, इस पूरे को मान सकते हो बी, इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद ये जो x है, x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा a इनवर्स और ये हो जाएगा b। इसके बाद क्या करना है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, यही पूरा है, यहां पे लिखोगे आप x की वैल्यू x y और z बराबर, देखो ये है a इनवर्स, ये कौन था, यही पूरा ये था, तो ये था, तो हमको a इनवर्स की वैल्यू आनी चाहिए। अब ये a है तो a से हमको निकाल लेना है a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने दोनों मेथड पढ़ा है, दोनों मेथड के तहत आप ये इनवर्स की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो a इनवर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहां पर आएगी यार, नहीं आएगी तो बिल्कुल आएगी। और b की वैल्यू तो यहां पर पहले से दिया हुआ है 3 4 5, तो यहां पे क्या करोगे, लिखोगे 3 4 5, ठीक है। इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेना है, इसका इसमें गुणा कर लेना है। मान लो a इनवर्स की वैल्यू निकाले तो यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो कि इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको मालूम है, देखो इस आव्यूह का जो क्रम है वो है 3 गुणे 3 का क्रम, इस आव्यूह का जो क्रम है वो है 3 गुणे 1 का क्रम, 3 गुणे 1 का क्रम। इससे ये कटेगा और आएगा गुणा करने के बाद 3 गुणे 1 का क्रम, 3 गुणे 1 का क्रम। तो ये क्या है, ये है x y z, और मान लो गुणा करने के बाद जो 3 गुणे 1 का क्रम आएगा, मान लो आ गया 1 2 3, ये देखो 3 गुणे 1 का क्रम है, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो ये देखो ये समान आव्यूह है और तुलना करोगे तो ये जो 1 है वो x की वैल्यू है, x बराबर 1, ये जो 2 है वो y की वैल्यू है, y बराबर क्या 2, जो 3 है ये z की वैल्यू है, z बराबर 3। तो इस तरह हम लोग x y और z का मान इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने फाइनली सीखा कि अगर कोई आव्यूह दिया है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे, दो मेथड का प्रयोग करके, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई 3 समीकरण दिया है, हल करना है x y z का मान, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी फाइंड करने के लिए हमको व्युत्क्रम आव्यूह आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आव्यूह के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है कि कैसे आव्यूह क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सिंपली हम लगाएंगे। तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड यानी मैथ क्लास 12 सीरीज का 3rd वीडियो और 4th वीडियो पढ़ा है तो आपके आव्यूह से आने वाले 8 या 13 नंबर के क्वेश्चन पूरी तरीके से पक्का हो चुका है, ठीक है। चलो बताओ वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों में पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।